sample is dn is equal to minus delta n in at time के जो चेंज है वो हम कह सकते हैं जो न्यूक्लाई का नंबर ऑफ न्यूक्लाई का वो dn जैसे n टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लाई प्रेजेंट इन सैंपल है, उसको अगर हम चेंज लगाते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करें तो dn इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n एट टाइम t। अब माइनस यहाँ क्यों कह रहे हैं, माइनस इसलिए कह रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका डेल्टा n n के एट टाइम t पे, तो ये कम हो रहे हैं उस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लाई से, तो हम इसको माइनस डेल्टा n एट टाइम t कह सकते हैं। अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करने के लिए फॉर टाइम जो है हम 0 लेते हैं, क्योंकि जो है वो स्टार्ट में सब चीज जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप रेस स्टार्ट करें तो भी 0 से स्टार्ट करेंगे, आप मैच स्टार्ट करें फुटबॉल का या क्रिकेट का तो भी 0 से स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करते हैं फॉर टाइम 0 t से, t डेल्टा t इज टेंड टू 0, डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा t को हम ऐसे लिख सकते हैं dn बाय dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके हिसाब से उसको हम ऐसे लिख सकते हैं dn dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा n। तो इस n को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो dn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt। ठीक है, तो आगे हम उसको इंटीग्रेट करें, बोथ साइड पे इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट dn ओवर dt, लिमिट अप्लाई की है n नॉट अप n, लोअर लिमिट n नॉट और अपर लिमिट जो n, n नॉट हम कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लाई एट टाइम t नॉट इसे 0, n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लाई एट टाइम t पे है। तो बोथ साइड हमने लिमिट अप्लाई की, dn ओवर dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा t नॉट और t, लोअर लिमिट t नॉट और अपर लिमिट t इंटू dt। तो अब ये बॉक्स में भी समझ सकते हैं कि एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लाई है एट टाइम टी पे जो उस बॉक्स में मौजूद है, और एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लाई है जो टाइम टी पे मौजूद है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो डी एन ओवर डी टी, लेमडा माइनस लेमडा को हमने बाहर निकाल लिया इंटू डी टी इंटीग्रेट में, क्योंकि कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं करते तो हमने माइनस लेमडा को बाहर। अब dn ओवर dt के सामने कुछ भी नहीं है, तो हम समझते हैं कि इट्स इक्वल टू 1। सो 1 dn ओवर n को हम इस तरह कह सकते हैं कि ये log ऑफ n के बराबर है। अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, जैसे 1 इंटू एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ x के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये n को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ n के बराबर और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट वही रहेगी। देन माइनस लेमडा और t यहाँ पे भी 1 है, तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट t dt, t जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा t में। तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे log माइनस log नॉट n नॉट और माइनस लेमडा में भी इस तरह t और 0 की लिमिट अप्लाई करेंगे। तो इसको हम जी जी सर एंटी डेरिवेटिव आप 1 ड्यू टू t तो t इंगे सर, बाकी t जी एंटी डेरिवेटिव t नहीं दी। किसकी t की डेरिवेटिव क्या आएगी सर तव्हां चयो त एंटी डेरिवेटिव t जी t न थींदी सर, 1 जी t थींदी। हिते 1 ना सर मुझे मतलब। हाँ 1 है ना, तो 1 है ना, dt विद रिस्पेक्ट टू t है ना, 1 है जी तो सर उन्हें उसकी t होगी ना। तो इस जी तरह नीचे आएंगे। हाँ log n माइनस log l नॉट, ये भी फार्मूला है इसका, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं log n अपॉन n नॉट, ये मैथमेटिक का फार्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log n माइनस log n नॉट को हम log n बाय n नॉट भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू माइनस लेमडा t। ये इक्वेशन शो करती है आपकी डीके को कि किस तरह डीके जो है वो बिहेव करता है।
अब आप टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, अगर आप बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे इसके, तो n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस लेमडा टी हो जाएगा, जो पीछे प्रीवियस इक्वेशन है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल ले तो एन नॉट को अगर आप रीअरेंज करें, n इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ई माइनस लेमडा टी, इसको हमने इक्वेशन 1 कर ली। अब अगर हम आगे रेट ऑफ डिके को देखें तो डिके रेट गिव्स इन दी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकिंग पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो है वो कितने रेट को शो करता है कि कितने आइटम जो है वो डिके हो रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में। तो उस रेट को हम आर से शो करते हैं, आर इज इक्वल टू माइनस डी एन ओवर डी टी, को हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। नाउ इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास ऊपर की जो इक्वेशन 1 है वो हमने सेम लिख दी। अब हम डिफ्रेंशिएट करें 1 को डी एन ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू डी एन इज इक्वल टू जो इक्वेशन 1 है माइनस लेमडा एन नॉट और एक्सपोनेंशियल ई माइनस लेमडा टी, इसको हमने इक्वेशन 3 कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग 3 इंटू इक्वेशन 3 का जो डी एन ओवर डी टी की वैल्यू है उसमें हम ये 3 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस लेमडा एन नॉट एक्सपोनेंशियल ई माइनस लेमडा टी। तो इसमें अगर हमने वैल्यू पुट की तो r इज इक्वल टू माइनस ऊपर वाले इक्वेशन 2 का और ये नीचे वाली इक्वेशन का माइनस और एक और माइनस लेमडा एन नॉट एक्सपोनेंशियल ई लेमडा टी। तो इसको अगर हम मजीद लिखें तो r इज इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो माइनस माइनस जो वो खत्म हो गया, लेमडा एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा टी माइनस लेमडा टी। तो आर की जो वैल्यू है वो लेमडा एन नॉट को अगर हम एक और कांस्टेंट के साथ शो करते हैं जिसको हम आर नॉट कहते हैं, तो ई एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी के बराबर है। तो इस इक्वेशन की मदद से जो है हम डिके रेट मालूम कर सकते हैं और डिके लॉ हमें बताता है। इस इक्वेशन की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि कितने न्यूक्लाई जो है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं पर कितने अमाउंट ऑफ टाइम में। तो ये इक्वेशंस या ये डेरिवेशन हमें मदद करती है। एक तो हमें रेट ऑफ डिके फाइंड करने में कि हम मिसाल के तौर पे हमारे पास 1,00,000 यूरेनियम के एटम है और वो 1,00,000 यूरेनियम के एटम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या डिके हो रहे हैं। तो रेट ऑफ डिके क्या होगा? रेट ऑफ डिके जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ डिके जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है इसमें, और वो हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। और एन भी फाइंड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर सैंपल में कितने हैं, वो एन भी हम विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन या विद द हेल्प ऑफ दिस डेरिवेशन वी आल्सो कैन फाइंड द एन, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, या एन नॉट जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो डिके हो रहे हैं एट पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में। तो वो चीज़ें भी हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि वो ज़्यादा एटम हो। अगर 10, 15, 20 न्यूक्लियस है तो उसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये। अगर इन मिलियन ट्रिलियन में हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। वो इस वजह से कि एन डेल्टा एन और डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। अब मिसाल के तौर पे एन 15 है और डेल्टा एन और डेल्टा टी जो है जो चेंज हो रहा है डेल्टा एन डेल्टा टी में, वो मिसाल के तौर पे इस सैंपल की अगर हम एग्जांपल लें तो इस सैंपल में फॉर एग्जांपल एन जो है वो 30 है और डेल्टा एन जो है वो 5 है। मतलब ये प्रोपोर्शनल है एन के। जब डेल्टा एन 5 जो है वो चेंज हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे यूरेनियम की बात करते हैं कि 30 एटम्स है यूरेनियम के इस पर्टिकुलर सैंपल जिसको हम एन कह रहे हैं। एन हमारे पास 30 एटम्स ऑफ यूरेनियम है और डेल्टा एन उसमें से 5 लेते हैं कि 5 एलिमेंट जो है यूरेनियम के वो कन्वर्ट हो रहे हैं थोरियम में। फॉर एग्जांपल डीके की वजह से, अल्फा डीके की वजह से वो अपना मास खो देता है और वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है।
आपका 235 से उसका मास नंबर कम होकर 234 में आ जाता है और वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो 5 है। अब टोटल 30 है और 5 उसका डीके है। अब ये प्रोपोर्शनल, अब जैसे जैसे डीके बढ़ता जाएगा 5, 10, 13, 15 और n कम होता जाएगा, तो स्मॉलर नंबर के लिए ये डिफिकल्ट है। अगर n हमें यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए, n में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा n चेंज हो रहा है तो लाजमी बात है n में वेरिएशन होगी, तो उस तरह डिफिकल्ट है फाइंड करना। मगर ये चीज अगर n नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो यूरेनियम फॉर एग्जांपल लिए, अगर ये ट्रिलियंस में हो, बिलियंस में हो और उसमें से 100, 50,000, 10,000 डीके हो भी रहे हैं, तो n मोर और लेस कांस्टेंट होगा, उससे उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हम तो पर्टिकुलर टाइम और डीके कांस्टेंट ये सब चीजें जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाएं। क्लियर सर। कोई सवाल नहीं है? नो सर। मुझे आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर है उसमें 2 असाइनमेंट है कम से कम होनी चाहिए। तो से पहले मैं आप लोगों को असाइनमेंट नहीं दे सका, तो अब जो है वो एक असाइनमेंट भी आपको सेंड कर दूंगा, या व्हाट्सएप ग्रुप पे या इस पे भी जो ऑप्शन है इसमें, और वो आप क्लास पे, और एक लास्ट असाइनमेंट भी होगी और ये भी होगी, छोटी होगी, इतना बड़ी नहीं होगी। तो ये बात ध्यान में रखें। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके एक दफ़ा फिर समझाता हूँ कि आप लोगों को बताता है कि रेडियो एक्टिव डिके किस तरह बिहेव करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर मौजूद है, तो वो अगर गिवन नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डीके हो रहा है। रेडिएशंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फा बीटा कितनी इमिशंस हो रही है, उससे हम डेल्टा एन फाइंड कर सकते हैं, एन फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई एक वैल्यू हमारे पास गिवन हो तो हम बाकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल डेरिवेशन है जो रिप्रेजेंट करती है आपकी लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके को। ये एक प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड ये आई थिंक, इसमें प्रॉब्लम है द हाफ लाइफ ऑफ क्लोरीन 34 is 1.53 seconds. How long does it take for 99.9% of sample of chlorine to decay? इसकी राइटिंग समझ आ रही है, नजर आ रही है क्लियर? यस सर, आ रही। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि एक क्लोरीन आइटम है, उसकी हाफ लाइफ 1.53 सेकेंड है। क्लोरीन है 34, उसका मास नंबर है, रेडियो न्यूक्लियस क्लोरीन है, या कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव क्लोरीन। अब पूछ ये रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99% ऑफ सैंपल ऑफ क्लोरीन टू डिके। अब क्लोरीन की हाफ लाइफ 1.53 सेकेंड है। अब आपको कह रहा है कि ये कितना टाइम लेगा 99.9% सैंपल क्लोरीन का डिके होने में, मतलब 0.1% छोड़ दिया, बाकी 99.9 जो है वो कितना टाइम लेगा डीके होने में, वो आपको बताना है। अब डेटा इसमें है, अगर हम इसको डेटा बनाएं तो टी हाफ, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, वो है 1.53 सेकेंड, और टाइम हाउ लॉन्ग
does it take for 99% ऑफ डिके होने में, उसको हम कहते हैं टी। अब टी हाफ लाइफ मौजूद है मगर वो टाइम मौजूद नहीं है जिसमें 99% जो है वो कन्वर्ट हो, तो वो टी हमें फाइंड करना है। एन नॉट हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है मगर 99.9 गिवन है, तो इसका मतलब है कि एन नॉट हमारे पास 100 है। ठीक है, तो एन नॉट हमारे पास गिवन है, तो एन जो है वो क्या होगा, एन आप कह सकते हैं कि 100 माइनस 99.9 है, इज इक्वल टू 0.2 0.1 0.1% है, क्योंकि 99% हमारे पास गिवन है, तो उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हम एन को निकाल सकते हैं। एन जो है वो टोटल है और एन नॉट जो है वो डिके होगा, डिके हो रहा है। तो टी हाफ इज इक्वल टू, अगर हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाएं तो टी इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। ये फार्मूला है, कांस्टेंट वैल्यू है कि टी हाफ लाइफ जो है वो इक्विवेलेंट हो जाती है 0.693 अपॉन लेमडा के। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो लेमडा जो है वो बाहर ऊपर आ जाएगा और टी हाफ जो है वो डिवीजन में आ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू 0.69 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो इस टी हाफ जो है वो आपके पास गिवन है, टी हाफ की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू इक्विवेलेंट है 0.453 सेकेंड इनवर्स। एक मिनट, क्या हाल है, क्लास चल रही है, बाद में आना यार। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो जी सर। यस सर, आवाज आ आवाज रही है। आ रही है ना? जी, आ रही है लड़के आ सर। गए थे नहीं आ रही सर। हाँ नहीं आ रही तो फिर कैसे जवाब दे रहे हो? हेलो यस जी सर। सर, कंटिन्यू कर रहा वाला चलो। यस सर। ओके ओके। तो लेमडा जो है वो इक्विवेलेंट है 0.453 सेकेंड इनवर्स के। तो इस तरह हमने लेमडा फाइंड आउट कर लिया, लेमडा जिसे हम डिके कांस्टेंट कहते हैं। अब एक और फार्मूला है टाइम निकालने के लिए, टी निकालने के लिए हमारे पास लेमडा फाइंड, जिस तरह लेमडा फाइंड करने के लिए फार्मूला था 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा, इस तरह टाइम निकालने के लिए जो टी टाइम है उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं लेमडा इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय टी लॉग एन नॉट अपॉन एन। ये हमारे पास ड्राइव फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम टी निकाल सकते हैं। अब हमने इसको टी को रीअरेंज किया और लेमडा जो है वो डिवीजन में नीचे आ गया। तो टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय लेमडा लॉग एन नॉट अपॉन एन। आप सब वैल्यू पुट करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू आपको पास ऊपर आ गई है 0.453, लॉग लगाएंगे एन नॉट आपके पास 100 है और एन जो है वो 0.1 है। तो इस तरह टी जो है वो आपके पास आया 15.25, जो 15.25 सेकेंड का टाइम लेगा आपका क्लोरीन पूरा का पूरा कन्वर्ट होने में हाफ लाइफ में। तो इस तरह हम टी निकाल सकते हैं कि हाफ एक एक क्लोरीन की जो है वो हाफ लाइफ इतनी है 1.53 सेकेंड है। अगर आपके पास पूरा सैंपल है जिसमें 100% क्लोरीन है तो उसमें जो है वो 15.25 सेकेंड लगेंगे इस पर्टिकुलर सैंपल को कन्वर्ट होने में। इस तरह एक और प्रॉब्लम है हमारे पास जिसे हम हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए कहते हैं कि आयोडीन हमारे पास 131 है
has a half-life of 8 days. If there are 200 grams of this sample, how much of iodine 131 will remain after 32 days? के iodine है जिसकी हाफ लाइफ इज ओनली 8 डेज। अब अगर हमारे पास 200 ग्राम होगा आयोडीन, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 32 दिनों में वो कितनी 200 ग्राम में से कितनी कन्वर्ट हो जाएगी 32 दिनों में? एक सैंपल की जो 8 लाइफ है एक, मगर 200 ग्राम आयोडीन हो जाए और वो कितना टाइम लेगा 32 दिनों में कन्वर्ट होने में, या उसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी 32 दिनों में कितने ग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको फाइंड करना है। तो सिंपल जो मेथड है कि 200 8 दिनों बाद जो है वो 100 हो जाएगा, फिर 8 दिनों बाद 50 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा, हाफ लाइफ है उसकी। तो 200 का हाफ जो है वो 100 हो जाएगा 8 दिनों के 100 जो है वो 8 दिनों के बाद जो है 50 हो जाएगा, और 50 जो 50 है वो 8 दिनों के बाद 25 हो जाएगी, और 8 दिनों के बाद जो है वो 12.5 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 को प्लस करें तो ये 32 हो जाएंगे। तो 32 डेज में जो है वो 12.5 ग्राम जो है आयोडीन जो है वो डिके हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसी और में। तो ये उसकी कह लें कि 200 ग्राम की 32 दिनों में 200 ग्राम की हाफ लाइफ ये बनती है 12.5 ग्राम। ये जो एक सिंपल मेथड है, अगर हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की मेथड से करें, जो आपको रेडियो डिके लॉ या हाफ लाइफ की जो इक्वेशन है वो उस इक्वेशन से करें। अगर यहाँ पे 200 ग्राम है, कोई ऐसी वैल्यू है जो डिफिकल्ट वैल्यू है जिसको हम इस प्रोसीजर से या इस मेथड से, जो डायरेक्ट मेथड है, इससे अगर हम ना कर सकें तो इक्वेशन की मेथड से हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम उसको इक्वेशन की मेथड से करें तो k इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। के हम रेट कांस्टेंट को कहते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है इसका उसको कहते हैं, और ln कि अगर हम ln2 की वैल्यू निकालें तो 0.6931 है, और टी हाफ हमारे पास जो है वो 8 डेज है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.08664 बनता है। एक और हमारे पास फार्मूला है कि फाइनल अमाउंट जिसे हम AF कहते हैं और इनिशियल अमाउंट जिसे हम A नोट कहते हैं इज एक्सपोनेंशियल माइनस KT। अब आपके पास सब वैल्यूज मौजूद है, आपके पास आपको फाइनल अमाउंट निकालने के लिए कि इनिशियल अमाउंट जो है वो आपके पास 200 ग्राम है, और एक्सपोनेंशियल जो है वो आप एक्सपोनेंशियल रखेंगे, उसको हम नेचुरल लॉग को एंटी भी कहते हैं, उसको अगर हम लगाएं तो नेचुरल लॉग को एंटी होता है एक्सपोनेंशियल, माइनस के आपके पास के की वैल्यू मौजूद है, टी की वैल्यू आपके पास मौजूद है 32 डेज। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 12.501 है, मोर और लेस वही वैल्यू है जो हमने सिंपल मेथड से की। जो इजी मेथड, जो हमारे पास जो आम मेथड है, कह ले सिंपलर मेथड है, उससे भी वही वैल्यू मिलती है हमें, और जो ये साइंटिफिक मैथमेटिकल इक्वेशन का जो फार्मूला बेस वैल्यू है उससे भी हमें वही वैल्यू मिलती है। तो इस इक्वेशन की मदद से जो है हम हाफ लाइफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों में जो वैल्यू आती है वो 12.5 है, मोर और लेस जो है वो तकरीबन जो है वो सेम वैल्यू आती है। अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट नंबर है, 200 ग्राम के अलावा मुश्किल नंबर है, तो आप वैसे आप बहुत टाइम टेकिंग है, तो इस फार्मूले की मदद से जो है वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला है तो पूछें। सर जी जी, सर के जो वैल्यू की फाइंड करो थोड़ा रिपीट कर दो। फार्मूला है ना ln2 डिवाइडेड बाय हाफ टी हाफ लाइफ। अब ये ये के अगर आप कंफ्यूज कर रहा है तो इसकी हमें डेरिवेशन मेरे ख्याल में हमने 12 में की थी या सेकंड ईयर में की थी हाफ लाइफ की, उसमें आपको और समझ आया था, क्लियर समझ आएगा।
अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी अगले क्लास में करा दूंगा। सर आपने जो अभी डेरिवेशन करवाई थी इसी की सेम है, बस लैम्डा की जगह के लगा दिया है इन्होंने। हाँ तकरीबन से, हाँ वही है, वही वही इक्वेशन है। ये सिर्फ रेट कांस्टेंट है, रेट का जैसे लैम्डा डिके कांस्टेंट है, आर जो था वो भी रेट रेट कांस्टेंट था। आर ले या के ले एक ही चीज है। ठीक है आगे चले। आज जो है वो एक क्लास लेंगे, दो का मेरे पास स्टेमिना नहीं है। काफी है सर यही। नहीं अभी काफी नहीं है सर आपके की ये काफी है चाहे। सर, दो दो की जरूरत। हाँ नहीं नहीं सर सर पूरा जी एक जी, डेरिवेशन और दो न्यूमेरिकल के हैं सर। बस एक और चीज है, बाकी कुछ नहीं। ये कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस जो रिएक्टर्स के मुतालिक है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है, बस और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अगर आप कह लें कि न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्शन में या न्यूक्लियर फिजन में क्या क्या आपके पास प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उसका ओवरव्यू टाइप एक डिस्कशन है। हमें न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए या फिजन रिएक्शन के लिए वी नीड स्लो न्यूट्रॉन। हमें फास्ट न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, क्योंकि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन वो यूरेनियम को ब्रेक नहीं कर सकता, यूरेनियम 35 को ब्रेक नहीं कर सकता। उसके अंदर जो मौजूद न्यूक्लियर फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़े हुए रखी हुई है, एक तो वो फोर्स है और एक प्रोटॉन प्रोटॉन की सर अपनी रिपल्जन फोर्स है। जी सर तो जो फास्ट न्यूट्रॉन है सर उसमें तो ज्यादा एनर्जी होगी ना सर, वो मेगावाट्स में होते हैं, मेगावाट्स इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं सर। स्लो के तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं सर, तो इसमें एनर्जी ज्यादा है, उसके बावजूद क्यों नहीं ब्रेक कर पाते सर? ये कुदरत का करशम है। देखिए आप जब कैरम खेलते हैं तो वो जो कैरम का जो लगाते हैं हाथ में, अगर वो तेज आप बहुत स्पीड में चले जाए तो वो नीचे बीच में से निकल जाता है, उसको गिराता नहीं है। अगर आप स्लो मारे तो वो गिर जाता है। यूरेनियम में भी है। देखिए अगर आप एक ट्यूब है उसमें आप बिल्कुल एक छोटा सा जो साइकिल के अंदर जो गोली होती है छोटी सी, उसको फास्ट स्पीड से गुजारे तो वो सिर्फ उसको उसमें से गुजर जाता है, तो उसको पंक्चर कर देता है, उसको ब्रेक नहीं करता। तो आप किसी चीज में से स्पीड में निकलते हैं तो उसको इतनी ज्यादा डैमेज नहीं करते। आप उसमें से सुराख जरूर कर सकते हैं, उसको पंचर जरूर कर सकते हैं, मगर उसको डैमेज नहीं करते। न्यूट्रॉन का केस भी ऐसा ही है कि अगर वो न्यूट्रॉन जो है वो तेजी से निकलता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, तो वो यूरेनियम को पंक्चर जरूर कर सकता है मगर उसको डैमेज नहीं कर सकता, उसको ब्रेक नहीं कर। ब्रेक जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन करता है। अगर आप किसी चीज में, अगर आपके पास सामने कोई कार्डबोर्ड रखा हुआ है तो उसमें आप तेजी से पत्थर मारें तो वो पत्थर उसको क्रॉस कर देगा। अगर वही पत्थर थोड़ा स्लो मूविंग जाता है तो वो उस कार्डबोर्ड को ज्यादा डैमेज कर। तो न्यूट्रॉन का केस इस सेम ऐसी तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बस में चढ़े हुए हैं, आप बड़े तेजी से आए और बस में बहुत जगह नहीं है, तो न्यूट्रॉन लोग जो है वो आपको इधर उधर घूम फिर के थोड़ी जगह बना के आप निकल जाएंगे। तेजी से अगर आप निकल गए तो वो उस रश में से निकल जाएंगे, मगर आप स्लो मूविंग जाएंगे तो आप और बाकी लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे, डैमेज देंगे। तेजी से गुजर जाएंगे तो आप बाकी लोगों को इतना डैमेज, इतना तकलीफ नहीं देंगे। तो न्यूट्रॉन का केस भी इसी तरह है कि वो अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तो वो सिर्फ उसको पंक्चर कर देता है या उसमें एक होल क्रिएट कर लेता है, उसको ब्रेक आउट नहीं करता। उसको ब्रेकआउट करने के लिए वी नीड ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन,
क्योंकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो उसमें जाता है तो उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को जो है वो ब्रेक करता है। आपने देखा होगा कि एक चीज़ आप बहुत फास्ट स्ट्राइक करें तो वो इतनी डैमेज, अगर आपको कोई चोट भी लगे तो फास्ट हुई आपको इतनी महसूस नहीं होती। अगर वो चोट आपको स्लो स्लो मारे तो वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो यही न्यूट्रॉन की फिलॉसफी यही है इसमें कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो रिएक्शन कराता है, फिजन रिएक्शन, मतलब ब्रेक करता है आपके यूरेनियम को। फास्ट मूविंग सिर्फ पंचर कर लेता है, ब्रेक नहीं करता। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हम कैसे लेते हैं? हम मॉडरेटर लगाते हैं, पानी का, ग्रेफाइट का, बेरियम का, बेरिलियम का, इस तरह के मटेरियल का हम मॉडरेटर यूज करते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि हमारे जो इजेक्टेड न्यूट्रॉन्स है हम उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकें। तभी जो है वो फिजन रिएक्शन होगा। अगर हम मॉडरेटर नहीं लगाएंगे तो हमारा रिएक्शन नहीं, सस्टेनेबल रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो एक पहला प्रॉब्लम यही है कि हमें वी नीड ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, हमें न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है, तो हम इसलिए मॉडरेटर्स होगा। अगर दूसरा इशू है यही है कि रिएक्टर में कि हीट एनर्जी है कि रिएक्टर कोर जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो उस हीट को निकालने के लिए हम कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट जो है वो अमूमन वाटर रहता है, कुछ गैसेस भी हम करते हैं, जैसे ग्रेफाइट गैसेस है, गैस कूल रिएक्टर्स में इस्तेमाल की जाती है, बाकी गैसेस है। तो हीट एनर्जी को भी हमें निकालना है, क्योंकि उस रिएक्टर कोर में 10⁻⁶ डिग्री केल्विन जो है वो टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। उसको हमें हीट वहां से निकालना है, तो उसका भी सोल्यूशन जो है हम कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे नंबर 3 है, आपकी स्लाइड में भी नजर आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जिसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं, वो आपको बताता है कि इमिटेड न्यूट्रॉन और इंसिडेंट न्यूट्रॉन का रेशियो आपको बताता है कि आपने इंसिडेंट न्यूट्रॉन कितने कराए और इमिट आपके कितने हुए। ये भी प्रॉब्लम उसमें आता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो आपको सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पे के अगर 1 है तो वो कह लें कि क्रिटिकल स्टेट है, मतलब इमिटेड न्यूट्रॉन आपके पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट न्यूट्रॉन। तो ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें ठीक है, मतलब हमारे फॉर एग्जांपल हमने 10 न्यूट्रॉन इंसिडेंट कराए तो हमें 20 मिलने चाहिए, 25 मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 5 इंसिडेंट कराए में और हमें 10,000 न्यूट्रॉन मिल जाए। तो इसके की वैल्यू को हमें कंट्रोल करना है, 10,000 ना मिले। अगर ऐसा हो गया तो हमारी जो रिएक्टर है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो इन के की वैल्यू को मॉनिटर करता है कि के क्रिटिकल स्टेज में ना जाए, सुपर क्रिटिकल में भी ना जाए और सब क्रिटिकल में भी ना जाए। उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल रॉड्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं, डिप करते हैं, डीप करते हैं, फिर अप करते हैं। तो इन के की वैल्यू को हमें कंट्रोल करना होता है। अगर इसको कंट्रोल ना किया तो रिएक्शन हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा और रिएक्टर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन है कि के जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, जिसे हम सुपर क्रिटिकल कहते हैं। इसमें ई जो है इमिटेड न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाता है इंसिडेंट न्यूट्रॉन से। सॉरी, उसमें ऊपर वाले में जो है वो इंसिडेंट न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं इमिटेड न्यूट्रॉन से, के 1 में। इसमें इमिटेड न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं आपके इंसिडेंट न्यूट्रॉन से, सुपर क्रिटिकल। तो ये भी हमें नहीं करना, 10,000 ना हो। उसमें यह है कि अगर हम इंसिडेंट्स 5 कर रहे हैं और इमिटेड जो है वो 2 हो रहे हैं या 1 हो रहे हैं, तो ऐसा भी ना हो। तो के की वैल्यू जो है वो हम तीनों फैक्टर्स में कंट्रोल करते हैं कि लेस देन 1 भी ना हो, कि लेस देन 1 भी ना हो, कि आपका इमिटेड की वैल्यू बहुत कम है इंसिडेंस के मुकाबले में। तो ये 3 कंडीशंस है, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और क्रिटिकल स्टेट। इसको हम मॉनिटर करते हैं। वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में और ये ऑटोमेटिकली
रेट करती है कि के की वैल्यू अगर एक्सीड कर जाए, 1 से लेस हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो हम कंट्रोल रॉड्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि हमारे न्यूट्रॉन्स की जो इंसिडेंट रेट है और एमिशन रेट है वो कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि इंसिडेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या एमिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, वो दोनों चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो दोनों चीज़ों को वी हैव टू टेक इन अकाउंट कि हमें दोनों चीज़ें जो कंट्रोल में हो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आज का जो एक लेक्चर रहता है वो हम इंशाल्लाह कल कंबाइन करके लेंगे। कल है ना हमारा लेक्चर, कितने बजे है? कल कितने बजे लेक्चर है? हेलो, 11 शायद। 11 से 12, ठीक है, ओके। कोई सर सवाल है तो स्लाइड आप? हाँ, स्लाइड सर व्हाट्सएप पे शेयर कर रही है। ये मैं कर लेता हूँ, अभी कर लेता हूँ बस। थैंक यू सर। मैं अभी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 17 स्टूडेंट प्रेजेंट है टोटल। ठीक है, अटेंडेंस आप लोग मैंने नोट कर लिए, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।